everyone, welcome back to the channel. This is part 6 of our chapter Indian Economy on the Eve of Independence. और ये जो पार्ट 6 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक रहता है वो टॉपिक क्या है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उनके रूल की वजह से कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट हुआ इंडियन इकॉनमी पर कि नहीं। वैसे तो अगर देखा जाए ब्रिटिशर्स ने अगर इंडिया पे रूल किया तो उनका मेन एम क्या था कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करना, इंडियन इकॉनमी को एक्सप्लॉइट करना, रिसोर्सेज को बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो उस हिसाब से तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। बट ब्रिटिशर्स ने अपने मोटिव को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ काम किए थे, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। उसी की वजह से उसका जो रिज़ल्ट था, उसका जो एंड रिज़ल्ट हुआ वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बना इंडिया के लिए। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में। जैसे कि अब इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट जो पॉइंट था, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया था। कमर्शलाइजेशन का क्या सेंस है कि जो फार्मर्स हैं उनका आउटलुक चेंज हो गया। अब उन्होंने मार्केट के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, उससे पहले क्या रहता था, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते थे। मेन पर्पस क्या था कि सेल्फ सब्सिस्टेंस करना, सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। सेल्फ नीड्स को, फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। मेन एम था फार्मर्स का कि पहले फैमिली नीड्स को फुलफिल करना है, सब्सटेंस फार्मिंग थी। बट अब उनका आउटलुक चेंज हो चुका है। अब वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेन एम है मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना, और मार्केट के लिए बनाएंगे तो प्रॉफिट भी होगा, और फिर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली फैमिली नीड्स भी फुलफिल होने लगेगी। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का इंडिया में कि कमर्शियल बनो, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो। इसी को बोलेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर नेक्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, स्प्रेड ऑफ रेलवेज। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा। कब करा था? 1853 में। और जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, रेलवेज या रोडवेज की वजह से ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, सोशल ग्रोथ होने लगी। इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे मेजर करते हैं? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन बढ़ने लगा, मार्केट साइज इनहेंस हुआ, फिर सोसाइटल ग्रोथ भी होने लगी। तो ऑल ओवर रेलवेज की वजह से, रोडवेज की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जॉब्स क्रिएट हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने लगा, इनकम लेवल बढ़ रहा है। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक चेन इफेक्ट बन गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्व्ड एज सपोर्ट सिस्टम टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ फैमिन। क्योंकि अब क्या होता था कि जैसे जो फैमिन का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए फूड की कमी हो जाना, खाने की कमी हो जाना। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ पे हंगरनेस आती है, स्टारवेशन आता है, लोगों की डेथ होने लगती है स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से। तो फिर जब फूड नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स की डेथ हो रही है। तो फैमिन क्या था, रिपीटेटिव मोड पर इंडिया में देखने को मिलते थे, काफ़ी ज़्यादा फैमिन आया करते थे। तो अब जहाँ पे फैमिन आ रहे हैं वहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है। तो इस चीज़ को दूर किसने करा? क्योंकि जब रेलवेज आई तो रेलवेज की वजह से अब जिस प्लेस पर फूड की कमी हो रही है तो रेलवेज ने हेल्प करा फूड सप्लाई करने में। उन प्लेसेस पे खाना जो है पहुंचाया जाने लगा जहां पर पहले खाना नहीं पहुंचाया जा सकता था। रेलवेज की हेल्प से फूड सप्लाई इजी हो गई। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लाइक रेलवेज, उन्होंने क्या करा, वो एक सपोर्ट सिस्टम बने, कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ, कि जो ये फैमिन फैल रहे हैं उस पर कंट्रोल करना, उस पर रोक लगाना। फैमिन अगर आ भी गया किसी प्लेस में
तो वहाँ पर फिर रेलवेज का यूज़ कर लिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करा और इजीली वहाँ पे फिर सप्लाई कर दिया फूड को। नेक्स्ट फिर ट्रांजिशन ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम। अब पहले क्या था, पहले था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स। गुड्स का लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। नो रोल ऑफ मनी, इसमें कोई मनी का रोल नहीं था। ये पहले की बात है। काफ़ी डिफिकल्ट सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करना। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी और फिर बायर सेलर की नीड्स का मैच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो इस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, अब उसके प्लेस पे कौन सा सिस्टम आ गया है? मॉनेटरी सिस्टम। मनी का यूज़ होना स्टार्ट हुआ और जहाँ पे मनी का एग्जिस्टेंस होता है तो फिर मनी के एग्जिस्टेंस से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में वो सब खत्म हो गई। मनी के एग्जिस्टेंस से मार्केट साइज इंक्रीज हुआ, डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप बना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होने लगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई थी। ठीक है, तो ऑल ओवर क्योंकि फिर अब मॉनेटरी सिस्टम है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा, रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। तो ऑल ओवर क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है गुड्स के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कौन सा सिस्टम है? मॉनेटरी सिस्टम। कि मनी की वजह से मनी का एग्जिस्टेंस हुआ तो सेल परचेज अलग अलग हो गए। अब मनी है इन हैंड तो अब अपनी चॉइस के हिसाब से गुड्स को परचेज कर सकते हैं। गुड्स हैं अपने पास तो सॉल्व कर लो, मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सेल परचेज अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये क्या थे? रिलेटेड थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, ब्रिटिश राज इन इंडिया लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इसमें जैसे कि कैसे कंट्री को ऑपरेट करना है, कैसे कंट्री को चलाना है, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होगा, वो सारा जितना भी लीगेसी है वो हमें किससे मिली? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, कि कैसे कंट्री को ऑपरेट करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसे प्लान करना है, क्या क्या डिसीज़न लेने हैं कि कंट्री डेवलप हो। तो वो सब चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें हमें किससे मिली हैं? ब्रिटिशर्स से। तो ये ऑल ओवर पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में। ठीक है, अब इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा, उसका इम्पैक्ट क्या था? अब उसके दो इम्पैक्ट निकले, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हुई इंडिया के लिए ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट बनता है पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, फर्स्ट रेलवेज फैसिलिटेटेड एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है उसका एक्सपेंशन हुआ, मार्केट साइज इंक्रीज होने लगा और इसी की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में राइज देखने को मिला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगे क्योंकि रेलवेज की हेल्प से अब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफ़र करना इजी हो गया था। तो फिर डोमेस्टिक मार्केट का इसी वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो पॉइंट था, इट फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉइंट हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट में भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव, ब्रिटिशर्स की राज की वजह से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था इंडिया के लिए। तो उसमें ये पॉइंट था ना कि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ। तो वो क्यों हो पाया? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हो पाया? उसका रीज़न क्या है? रेलवेज़। ठीक है, क्योंकि अब रेलवेज हैं तो इजीली जो है रॉ मटेरियल हो या गुड्स हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अभी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग मैंने बताया कि क्या होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि फार्मर्स ने मार्केट के लिए गुड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब उनका मेन एम क्या है फार्मर्स का? कि वो पहले जो है जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसे मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, ताकि उनको प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा
अब जो एग्रीकल्चर है वो सब्सटेंस फार्मिंग से शिफ्ट हो चुका है। सब्सटेंस फार्मिंग क्या है कि फार्मर्स जो है फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में एंगेज थे, लेकिन अब उनका जो आउटलुक है फार्मर्स का वो बदल गया है। अब वो मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। फार्मर्स का मेन एम है ताकि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। नेक्स्ट है फिर थर्ड पॉइंट, इट इनेबल्ड, जो रेलवेज है, रेलवेज ने इनेबल करा पीपल को, लोगों को, टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंसेस एंड अंडरटेक फार ऑफ जर्नीज। अब क्या हुआ इसमें कि अब जैसे जो लोग हैं अगर उन्हें कहीं दूर जगह पर जाना है, दूर प्लेस पे जाना है, तो पहले तो आना जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन अब रेलवेज़ की वजह से अब जो पर्सनस है, जो लोग हैं, वो दूर दूर वाली जो जर्नीज़ हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेलवेज़ की वजह से जो बैरियर्स है ना, जो रुकावट थी डिस्टेंस की कि इतना दूर प्लेस है कैसे जाया जाए, तो अब रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन की वजह से जो वो फार ऑफ प्लेसेस वाले जो बैरियर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसी की वजह से अब जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो बढ़ा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आई, वो सब पॉइंट। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर जो 4 है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ रेलवेज़ का, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स का फास्टर मूवमेंट होने लगा, और कहाँ पे, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हेल्प टू कंट्रोल फैमिन। जैसे अभी हमने देखा था कि जो फैमिन वाला पॉइंट है कि फैमिन क्या है, फूड की कमी हो जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वहाँ पे फूड सप्लाई करना आसान हो गया। उन एरियाज़ में जहाँ पे फूड की कमी हुई है, जहाँ फैमिन आ गया है, तो उन प्लेस पर फूड की सप्लाई करना ईजी हो गया विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब फास्टली फटाफट से मूवमेंट हो रही है फूड रेल्स की, खाना पीना पहुंचाया जा रहा है उन प्लेसेस पे जहाँ पे खाने की कमी है। तो ये ऑल ओवर पॉजिटिव इम्पैक्ट है रेलवेज के। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा तो उनका खुद का इसके पीछे मोटिव था। क्या मोटिव था कि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना, ग्रो करना, और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का डीके कर देना, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर देना। इसके लिए उन्होंने रेलवेज से हेल्प ली। अब कैसे हेल्प ली, क्योंकि अब जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई तो इससे इन्होंने, रेलवेज ने कंट्रीब्यूट करा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करने, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन था। इसका मतलब क्या है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो इंडिया था वो बन गया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। कि अब जैसे अब रॉ मटेरियल है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया के जो फार्म्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वहाँ से वो जो है पोर्ट्स तक जा रहे हैं। किसकी हेल्प से, रेलवेज की हेल्प से। पोर्ट्स तक गए, पोर्ट से फिर ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल आ गया इंडिया से। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस टाइम, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा। अब उन्हें फिनिश गुड्स के लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट के लिए उन्होंने किसे एक्सप्लॉइट करा, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को। इंडिया बन गया इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इम्पोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आए पोर्ट्स पर, फिर पोर्ट्स के थ्रू फिर रेलवेज, रेलवेज का यूज़ करा। रेलवेज ने जो है जितने भी हमारे इंटीरियर्स ऑफ कंट्री है, जहाँ भी मतलब जो भी प्लेसेस है कंट्री में, जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे इजीली जो अब जो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स हैं, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, वो इजीली जो है इंडिया में पहुँचने लगे। इंडिया के जितने भी इंटीरियर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स वगैरह, हर प्लेस पे पहुँचने लगे। तो ऑल ओवर क्या समझ आ रहा है कि अब जो है ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिला। अब जो इंडिया है वो क्या बन चुका था, इंडिया बन गया था उस टाइम पे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल किसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ब्रिटेन को। और फिर जो ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बनते हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके, तो वो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स है वो इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया फिर बन गया इसका मार्केट। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डीके हो गया, हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट था, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब इसमें चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो, आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।